हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है, चलो बढ़िया रहिए। वेलकम बैक एफओआई। बच्चों, इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूट में एफओआई यानी कि फ्यूचर ऑफ इंडिया क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर वेद प्रकाश MBBS MD एम्स भोपाल। बच्चों, मैंने जो फर्स्ट लेक्चर लिया था आप लोगों को तो कुछ ब्लड के बारे में बताया था। ब्लड क्या होता है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन क्या होता है, तो आप लोगों के थोड़ा यानी कि रिवाइज करा देते हैं। उसके बाद फिर आगे चल बढ़ते हैं धमाके तरीके से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते। थोड़ा सा रिवीजन देख लेते कितना आप लोगों को समझ में आया, कितना यानी कि आप लोगों के अंदर कितना गया है। ठीक है ना, चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बॉडी फ्लूइड्स के बारे में तो बता ही दिया था, बॉडी फ्लूइड्स क्या होता है, ठीक है ना, एंड सर्कुलेशन क्या होता है। तो बॉडी फ्लूइड्स के बारे में बता दिया था। दो चीजें होती है बॉडी फ्लूइड्स में, क्या होती हैं? दोनों चीजें होती है ना बॉडी फ्लूइड्स में, ब्लड और लिम्फ होता है। सीधी सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन में मैंने बताया था सबसे पहले सर्कुलेशन में पढ़ना क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है ना बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बना है और इसका काम क्या है, ठीक है ना, क्या काम क्या है और किन किन चीजों से बना है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने तो पढ़ाया था सर्कुलेटिंग फ्लूइड आता है। तो वेरी गुड बच्चों, सर्कुलेटिंग फ्लूइड आता है। तो सर्कुलेटिंग फ्लूइड में सबसे कौन कौन से सर्कुलेटिंग फ्लूइड आते हैं, तो सर ने बताया था कि ब्लड और लिम्फ। तो कौन कौन से आते हैं, ब्लड और लिम्फ। अब हम बात करते हैं जो ब्लड और लिम्फ होते हैं वो किस मीडियम के थ्रू सर्कुलेट करते हैं। जैसे कोई मीडियम रहता है ना तभी तो सर्कुलेट करते हैं ना, यानी कि सर्कुलेटिंग फ्लूइड। ठीक है, तो सर ने बताया था कि ब्लड वेसल्स। तो वेरी गुड, ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स। अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स के अंडर में तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं। कौन कौन सी बताई थी मैंने चीजें पहले लेक्चर में? आर्टरी, वेन्स, डक्ट और पोर्टल सिस्टम। ठीक है, और जो ब्लड वेसल्स को सबसे पहले टर्म किसने दिया था ये भी बताया था मैंने। किसने दिया था सबसे पहले ब्लड वेसल्स का टर्म? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे को बोलते हैं फादर ऑफ एंजियोलॉजी। फादर ऑफ एंजियोलॉजी यानी कि एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी आर डिवाइडेड टू पार्ट्स, एंजियो प्लस लॉजी। एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। यानी कि सीधी सी सिंपल सी बात में अगर ब्लड वेसल्स की हम स्टडी कर रहे हैं तो उस टर्म को क्या बोलते हैं हम? एंजियोलॉजी। ठीक है ना, चलो अब हम फिर आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। ठीक है ना, अब हम धमाके तरीके से आगे बढ़ते हैं। हमारा ये हो गया, ठीक है। अच्छा, मान लो ब्लड वेसल्स में अगर सर्कुलेटिंग फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है ना, क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है, तो पीछे से कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा ना, प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा ना, तभी तो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है ना। तो कौन सी ऐसी चीज होती है जो प्रेशर या फोर्स को क्रिएट करती है जिससे कि सर्कुलेटिंग फ्लूइड सर्कुलेट करे ब्लड में, यानी कि उसमें ब्लड वेसल्स में, ठीक है ना। तो कौन सा है? हार्ट। हार्ट इज द पंपिंग डिवाइस। क्या होता है? हार्ट क्या है? पंपिंग डिवाइस है, ठीक है ना। फोर्स क्रिएट करता है, उसकी वजह से ही क्या होता है, ब्लड, हमारा ब्लड या सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है ना। इतना तो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर मैंने ब्लड के बारे में क्या बताया था? ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू क्या है? जितने भी स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो सारी उनकी ओरिजिन क्या है? मेसोडर्मल होती है ओरिजिन। और ब्लड क्या होता है? प्रतिदिन 5 लीटर सर्कुलेट करता है, यानी कि प्रतिदिन ब्लड 5 लीटर सर्कुलेट करता है कि नॉर्मल यानी कि एडल्ट पर्सन में, ठीक है ना। एक एडल्ट पर्सन में 5 लीटर ब्लड क्या करता है? सर्कुलेट करता है प्रतिदिन। इसका अगर हम पीएच की बात करें तो मैंने क्या बताया था? पीएच क्या होता है? स्लाइटली एल्कलाइन होता है। 7.3 से लेकर के 7.4 तक। 7.3 पीएच होता है वो वेन्स के अंदर होता है, 7.4 पीएच होता है वो आर्टरी के अंदर होता है, ठीक है ना। आर्टरी वेन्स में क्या होता है ना, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसलिए 7.3 होता है, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसलिए 7.4 होता है, ठीक है। इसी पर हम आगे बढ़ते हैं, इसी के थ्रू आगे बढ़ते हैं। पर मैंने क्या बताया था? ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स की। तो जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट। प्लाज्मा में मैंने क्या बताया था? प्लाज्मा इज अ स्ट्रे पेल येलो कलर। प्लाज्मा कैसा है? स्ट्रे पेल येलो कलर। मैंने फर्स्ट लेक्चर में मतलब कि पूरा लिखा भी था, ठीक है ना। कैसा होता है? स्ट्रे पेल येलो कलर। अगर हम ब्लड का पार्ट बोले तो कितना ब्लड का पार्ट होता है? 55%। कितना होता है?
55% होता है। अगर हम प्लाज्मा में अगर वाटर की बात करें, ठीक है ना, तो वाटर 90 से 92% होता है। इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट होता है 1% होता है, ऑर्गेनिक सॉल्ट 6 से 8% होता है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट में मिनरल और सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें मैंने आपको बफर बताया था, बफर सिस्टम बताया था, यानी कि जो बफर कंटेंट सिस्टम बताया जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, जिससे कि हमारे पीएच को मेंटेन होती है, ठीक है। और अगर मैंने ऑर्गेनिक और जो मैं बता रहा हूं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रोटीन पाई जाती, मैंने 3 प्रोटीन बताई थी। पहली फिब्रोजेन प्लस प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन्स और ग्लोबुलिन्स। फिब्रोजेन सबसे बड़ी प्रोटीन होती है, ठीक है ना, लीवर सेल से सिंथेसिस होती है और ब्लड क्लॉटिंग करती है। एल्बुमिन्स क्या काम, सबसे छोटी प्रोटीन होती है, ठीक है, लीवर सेल से सिंथेसिस होती है, इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन। क्या होता है इसका, ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि हमारे ब्लड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है। अब हम बात करते हैं ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन को हम 3 तरह से बोल सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी बोल सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोल सकते हैं और एंटीबॉडीज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ग्लोबुलिन जो प्रोटीन्स होती है वो डिवाइड होती है 3 पार्ट में, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा लीवर सेल से सिंथेसिस होता है, फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। किसका ट्रांसपोर्टेशन, सॉल्ट एंड मिनरल का। बात करते हैं गामा ग्लोबुलिन्स की। गामा ग्लोबुलिन्स जो सिंथेसिस होती है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल इज अ टाइप ऑफ बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का एक टाइप होता है प्लाज्मा सेल। इसका काम क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म। मैंने क्या बताया था, डिफेंस मैकेनिज्म का काम होता है इसका, ठीक है ना। यहां तक तो सब सही था। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में समझे, यानी कि जो भी हमारे जैसे हम बाहरी दुनिया में यानी कि चल रहे हैं, जो उस सराउंडिंग में जो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई जो उस सराउंडिंग में है, जो हमारे बॉडी पे अटैक करते हैं, उसके अगेंस्ट लड़ने का काम करती है हमारी एंटीबॉडीज, ठीक है ना। इसलिए गामा ग्लोबुलिन्स को डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट दिया गया है, ठीक है ना। इसमें मैंने ये भी बताया था 12th का ह्यूमन हेल्थ डिजीज जो चैप्टर है, आधा पार्ट वही निपट जाएगा अगर ये गामा ग्लोबुलिन्स डिटेल में पढ़ ली, ठीक है ना। हाँ, अब हम बात किस चीज की कर रहा था, गामा ग्लोबुलिन्स की, ठीक है ना। गामा ग्लोबुलिन्स का मैंने फंक्शन बता रहा था, डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है ना। जो डिफेंस मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो गामा ग्लोबुलिन्स का काम क्या होता है, इनगल्फ कर लेना। इनगल्फ का मतलब समझे, इनगल्फ यानी कि ये ENGULF, ये इनगल्फ का मतलब होता है खा जाना, किसी भी चीज को खा जाना, वो इसी को इनगल्फ। इन गामा ग्लोबुलिन्स भी यही चीज करती है, जो भी हमारी बॉडी के इंटरनल साइड में जो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई जैसे चीजें अटैक करती हैं, तो गामा ग्लोबुलिन्स उनके काउंटर अटैक करता है, उनके ऊपर काउंटर अटैक जैसी चीज करता है, जिससे उनको खा जाता है, ठीक है ना। उनको क्या कर देते हैं, खा जाता है। जैसे खा जाता है, उनकी बॉडी ब्लड में तैरती हुई मिलती है, डिस्ट्रॉय हो गए, और उसके थ्रू यूरिन के थ्रू बाहर निकल चली जाती है, ठीक है ना। ये यहां तक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है ना। क्या स्टार्ट करते हैं हम, फॉर्म्ड एलिमेंट, ओके। फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट, हमको फॉर्म्ड एलिमेंट का नाम सुनते ही पता चल रहा है, फॉर्म्ड एलिमेंट यानी फ्लोटिंग बॉडीज, यानी जो हमारी ब्लड में जो फ्लोटिंग बॉडीज, जो तैरती हुई बॉडीज होती हैं, क्या होती हैं, तैरती हुई बॉडीज होती हैं, जो फ्लोटिंग बॉडीज, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, फॉर्म्ड एलिमेंट। वो कितने परसेंट होती हैं, 45%। कितने परसेंट होती हैं, 45%, ठीक है ना। फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो 3 चीजें आती हैं पढ़ने में, चाहे फिर वो नीट हो, बोर्ड हो, फॉर्म्ड एलिमेंट में 3 चीजें ही पढ़ने के लिए आती हैं। कौन कौन सी, WBC, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है ना। 3 चीजें हो गई ना, RBC, WBC और प्लेटलेट्स जैसी चीजें फॉर्म्ड एलिमेंट के अंडर में आती हैं, जो 45% पाया जाता है, ठीक है ना। ओके, समझ गए ना। हाँ, चलो अब हम बात करते हैं एक एक फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारी RBC के बारे में, ठीक है। RBC के बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। RBC क्या है, कैसी है, फंक्शन क्या है, और इसके अंडर में क्या क्या चीजें होती हैं, और ये बढ़ती है तो क्या हो जाता है, घटती है तो क्या हो जाता है, ये सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट डालते हैं हम, पहली RBC, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम रेड
ब्लड कॉर्पल्सल्स, रेड ब्लड कॉर्पल्सल्स, ठीक है ना। ठीक है, कोई कोई लोग तो इसको बोल देते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना, क्या बोल देते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोल देते हैं, ठीक है। और कोई कोई क्या बोल देते हैं, रेड ब्लड कॉर्पल्सल्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पल्सल्स, रेड ब्लड कॉर्पल्सल्स, ठीक है ना, आरबीसी का फुल फॉर्म। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं अब इस आरबीसी को पढ़ते हैं। सबसे पहले आरबीसी होती क्या है, फुल फॉर्म तो पता हो गया, रेड ब्लड कॉर्पल्सल्स, ठीक है। तो आरबीसी में अगर हम पहला पॉइंट बोले तो क्या बोलोगे, आरबीसी में पहला पॉइंट, आरबीसी कैसी होती है, ई न्यूक्लिएटेड, ई न्यूक्लिएटेड क्यों, आरबीसी कैसी होती है, ई न्यूक्लिएटेड, ई न्यूक्लिएटेड, ई न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है नॉन न्यूक्लिएटेड, क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड, क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड। तो पहला पॉइंट हमको क्या पढ़ना पड़ा, आरबीसी कैसे होते हैं, इन्यूक्लिएटेड यानी कि नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है ना, ये पता चल गया ना। हाँ, अब चलो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तो जो एक जो आरबीसी की जो वैल्यू होती है, एक जो एडल्ट नॉर्मल पर्सन में वैल्यू होती है वो कितनी होती है, नॉर्मल एडल्ट पर्सन is present in RBC, present in रेड ब्लड कॉर्पल्सल्स, कितनी होती है, 5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी, मिलियन ऑफ आरबीसी पर MMQ। ये पूरा लिखना है। देखो नीट के पेपर में यही सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नीट के पेपर पर कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे MMQ, मिलियन ऑफ आरबीसी पर MMQ। देखो चारों ऑप्शन तुमको सेम दे दिए जाएंगे, 5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर MMQ, पहला ऑप्शन दे दिया। और दूसरा ऑप्शन दे दिया मिलियंस ऑफ आरबीसी पर MMQ को हटा दिया। दूसरा और तीसरा ऑप्शन में MMQ की जगह MM स्क्वायर कर दिया, और फिर चौथे ऑप्शन में इनवर्स 1 कर दिया। यहीं पे बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं वैल्यू निकालने में ना, यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता ही नहीं कि मतलब कि MM माइनस में भी हो सकता है, ठीक है ना, प्लस में भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है ना। तो हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो हमको टिक लगाना, क्या लगाना है, 5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर MMQ। इतनी आरबीसी एक नॉर्मल पर्सन में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। अगर हम इसकी शेप की बात करें, तो कैसा शेप होता है, तीसरा पॉइंट में हम इसकी शेप के बारे में बात कर ले। शेप कैसा होता है आरबीसी का। अब बोलोगे सर शेप तो सर बालूशाही जो होती है ना, इमरती बालूशाही होती है, नाम बोल दिया ना तो मुंह में ना पानी आ गया होगा। हाँ पता है, पढ़ना थोड़ी होता है, खाने की बोल दो तो तुरंत बैठ जाओगे खाने के लिए, इमरती परस दो, बालूशाही परस दो, तुरंत बैठ जाओगे। जिसको इमरती है, जो बालूशाही का जो शेप होता है ना, वैसे ही हमारी आरबीसी का शेप होता है, वैसा ही क्या हमारी आरबीसी का शेप होता है, ठीक है ना, यही, ठीक है। इमरती बालूशाही बोल रहा हूँ तो पेपर में टिक मक लगा देना, ये सर ये तो इमरती बालूशाही जैसा कोई वर्ड्स ही नहीं आया। मैं एक इमेजिन बता रहा हूँ तुमको, ठीक है ना, ओनली एक शेप इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम इसकी शेप की बात करें, आरबीसी के शेप की, अगर हम इसकी आरबीसी की अगर हम शेप की बात करें तो शेप कैसा होता है आरबीसी का, बाइकॉनकेव या सर्कुलर, ठीक है ना। कैसा होता है, बाइकॉनकेव या सर्कुलर। ये जो शेप होता है ये होता है मेंस में, यानी कि ह्यूमंस में। जो आरबीसी का शेप होता है वो ह्यूमंस में बाइकॉनकेव और सर्कुलर होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं
ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, हाँ, अगर ह्यूमंस का बाइकॉन्केव एंड सर्कुलर शेप है, तो जो यानी कि जो अदर एनिमल्स होते हैं, अदर एनिमल्स में कौन कौन आते हैं? कैमल और लामा। कैमल और लामा का शेप कैसा होता है? आरबीसी का कैसा होता है? ओवल। कैसा होता है? ओवल। ओवल शेप होता है। कैसा शेप होता है? ओवल्स। ठीक है ना, कैसा होता है? ओवल शेप होता है। यहां तक समझ गए ना? चलो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पांचवा पॉइंट जो हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये तो हमारे शेप की बात कर गई। ठीक है ना, अब हम आरबीसी का मेन फंक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, आरबीसी का हम एक मेन फंक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आरबीसी का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। आरबीसी मेजर फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अगर मेनली बात करें तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है ना, अगर मेनली बात करें तो ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारे 5 पॉइंट हो गए। आगे भी पॉइंट है, चलो शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले आरबीसी को क्या बोलोगे? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, ये तो फुल फॉर्म हो गया। आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती है। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है जिसका वो न्यूक्लिएट नहीं होती है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। ऐसा नहीं है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है ना, कभी कभी इनएक्टिव फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बात करें, नॉर्मल पर्सन में अगर हम बात करें जो आरबीसी की वैल्यू, तो 5 से 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर एमएमक्यू होता है। नॉर्मल पर्सन की बात करें हम, ठीक है ना, नॉर्मल पर्सन की बात करें तो ये होता है। और तीसरा पॉइंट में करें तो आरबीसी का जो शेप होता है वो बाइकॉन्केव और सर्कुलर होता है। कैसा होता है? बाइकॉन्केव और सर्कुलर। अगर हम एनिमल्स, अगर अदर एनिमल्स की बात करें तो कैमल और लामा, दो ऐसे एनिमल्स होते हैं। कैमल और लामा में आरबीसी का शेप कैसा होता है? ओवल होता है। कैसा होता है? ओवल होता है। ठीक है ना, अगर हम बात करें आरबीसी का मेजर फंक्शन की बात करें, काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, मेनली ऑक्सीजन का ही ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है ना, अगर ऑक्सीजन का कंटेंट जाना है या पार्शियल प्रेशर जाना है तो आरबीसी का ट्रांसपोर्टेशन भी फास्ट हो जाता है। ठीक है ना, एक टाइम पर। ठीक है, और अगर आरबीसी अगर कम हो गई तो नंबर ऑफ आरबीसी, अगर ऑक्सीजन अगर कम हो गई तो नंबर ऑफ आरबीसी भी कम होने लगती हैं। ठीक है, ये हम अभी अगले स्टेप में पढ़ेंगे कि भाई ऑक्सीजन कम क्यों हो जाती है, आरबीसी कम क्यों हो जाती है। ठीक है ना, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, यहां तक हो गया ना, पता चल गया ना? ठीक है, यहां तक हो गया, पता चल गया ना? ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी स्पीड से हम आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से समझते हुए तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सर ने बोला है इमरती बालूशाही है, पानी आ गया होगा, पढ़ने में थोड़ी ध्यान होगा। क्यों? सही कहा ना? सोच रहे होंगे सब सर इमरती बालूशाही की बात कर रहे होंगे, तब तो मज़ा आ रहा था, लेकिन अब क्या है ना, थोड़ा मज़ा हट गया, बालूशाही इमरती की बात खत्म हो गई। ठीक है ना, चलो अब हम बात करते हैं, छठवां पॉइंट की बात करते हैं। तो छठवां पॉइंट क्या बोलेंगे हम? ठीक है ना, ब्लड में एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? ब्लड में आयरन कंटेनिंग पिगमेंट पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? कोई बता सकता है? हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। यही है ना, इससे जाना तो नहीं है? हीमोग्लोबिन ये होता है हमारे ब्लड में। ठीक है ना, इसलिए इसी की वजह से ही हमारा ब्लड कैसा होता है? रेड कलर का होता है। कैसा होता है? रेड कलर का होता है। ठीक है ना, कैसा होता है? रेड कलर का होता है।
चलो हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात कर लेते हैं तो हीमोग्लोबिन दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। हीमोग्लोबिन इज द आर डिवाइड इन टू पार्ट। कौन कौन से में, चलो हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। हीमो प्लस कौन सा, ग्लोबिन। हीमो प्लस ग्लोबिन दो पार्ट हैं। हीमो का मतलब क्या होता है, ग्लोबिन का मतलब क्या होता है। हीमो का मतलब होता है आयरन यानी कि Fe+2, ठीक है ना, Fe+2। ग्लोबुलिन्स का मतलब क्या होता है, प्रोटीन, जो ऑलरेडी हमने प्लाज्मा में पढ़ ली थी। ग्लोबुलिन जिसमें मैंने पढ़ाया था गामा ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, ऐसी टाइप की प्रोटीन्स पढ़ाई थी जिसमें बहुत सारे कंटेंट बताए थे, पार्टिसिपेशन बताया था, फंक्शन बताया था उन सबका, कैसी है कैसी नहीं है, सारी चीजें बताई थी, ठीक है ना। इसलिए ठीक है, ये आयरन की वजह से हमारा ब्लड क्या होता है, रेड होता है, ठीक है ना। आयरन की वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड रेड होता है। और ये होती है हमारी प्रोटीन जो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, हाँ, अब दिमाग में ना एक सवाल आ रहा होगा, सर अगर आयरन की अगर ऑक्सीजन स्टेट अगर +2 है, +3 क्यों नहीं हो सकती। दिमाग में ऐसा आ रहा होगा ना। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 2 है तो +3 क्यों नहीं होती। मेजरली तो आयरन की जहां भी देखते हैं +3 नजर आती है। 2 क्यों लिखा है यहां पे, तो 2 इसलिए लिखा है यहां पे क्योंकि देखो अगर +3 हो जाती है ना तो इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, आयरन जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती, ठीक है ना। बाइंड ही नहीं कर पाता, ऑक्सीजन को बाइंड ही नहीं कर पाता, इसलिए इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, एकदम खत्म हो जाती है। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो आयरन की जो ऑक्सीजन को बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, इसलिए 2 रहती है, हमेशा 2 रहती है, ठीक है ना। हमेशा क्या रहती है, 2 रहती है, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन है, अगर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा है, ठीक है ना, तो अगर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है, ठीक है। अगर इसकी आयरन की अगर ऑक्सीडेशन अगर स्टेट अगर 3 हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बाइंड ही नहीं कर पाएगा, 4 मॉलिक्यूल को पकड़ के ही नहीं रख पाए। क्यों नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूरी फुली हो जाएगी हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में, ठीक है ना, इसलिए नहीं होती है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, ये सारी चीजें तो हो गई हैं। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई हैं, ओके। चलो यहां पर रफ कर देते हैं। उसके बाद अरे यार हीमोग्लोबिन और मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं, लिख देते हैं। HB समझ लोगे, हार्ट बीट मत समझ लेना HB को, हार्ट बीट, HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं आगे 7वां पॉइंट, ठीक है। देखो अगर हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्या है हीमोग्लोबिन, एक मिनट जस्ट, ठीक है, ये सारी चीज हो गई। चलो हम बढ़ते हैं 7वें पॉइंट पे। 7वां पॉइंट क्या है, अब हम अगर 7वें पॉइंट की बात करें तो 7वां पॉइंट क्या बोलोगे इसमें, आरबीसी में। अगर आरबीसी में अगर हम 7वां पॉइंट बोले तो एक हम नॉर्मली सही बोल सकते हैं 7वां पॉइंट पे कि जो आरबीसी होता है, ठीक है ना, आरबीसी का मैचुरेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, विटामिन एसिड होते हैं जो मैचुरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं,
ठीक है ना। अगर उनकी डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या हो जाता है, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। 7वां पॉइंट हम इसी बेस पे लिख देते हैं कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड, विटामिन B12 और फोलिक एसिड, विटामिन B12 और फोलिक एसिड दोनों का काम, दोनों क्या करते हैं, आरबीसी मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, आरबीसी मैच्योरेशन में, आरबीसी मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। आरबीसी एसिड हेल्प इन आरबीसी मैच्योरेशन, हेल्प इन आरबीसी मैच्योरेशन। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड कंटेन्स इन आरबीसी मैच्योरेशन, ये सही रहेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जाएगा, कंटेंस लिख लो, ठीक है, कंटेन्स लिख लो, कंटेन्स इन आरबीसी मैच्योरेशन, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि विटामिन B12 देखो, विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबालामाइन। विटामिन B12 का नाम क्या है, अगर हम रफली साइनोकोबालामाइन यहां पे लिख देते हैं, विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबालामाइन। ये इतना बड़ा नाम है, विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबालामाइन। क्या है, साइनोकोबालामाइन है, ये है विटामिन B12 का नाम, ठीक है। साइनोकोबालामाइन, कोबालामाइन का मतलब समझे, विटामिन B12 में क्या क्या प्रेजेंट हो रहा है, कोबाल्ट। क्या प्रेजेंट हो रहा है, कोबालामाइन यानी कि कोबाल्ट। विटामिन B12 में क्या प्रेजेंट हो रहा है, कोबाल्ट। कौन सी, +2 स्टेज में, ठीक है ना। क्या प्रेजेंट हो रहा है, कोबाल्ट प्रेजेंट हो रहा है, इसलिए इसको क्या +2 स्टेज में लिखा हुआ है, ठीक है ना, विटामिन B12 को। और ये फोलिक एसिड, फोलिक एसिड क्या कंटेंस कर रहा है, आरबीसी मैच्योरेशन में। दोनों ही ऐसी चीज हैं जो आरबीसी मैच्योरेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, विटामिन B12 और फोलिक एसिड। अगर मैं बोल दूं यही चीज, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की दोनों की अगर डिफिशियंसी हो गई, क्या हो गई, डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई पूरी तरह से, तो पूरी तरह से कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, एनीमिया, यानी कि आरबीसी का मैच्योरेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी इतने अच्छे से नहीं होगा, ब्लड फंक्शंस भी नहीं, ब्लड फंक्शंस में भी इतना हेल्पफुल नहीं रहेगा, तो हमको क्या हो जाएगा, खून की कमी, एनीमिया, ठीक है ना। चलो अब हम यहां पे, ये तो हो गई। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, 8वां पॉइंट, डिफिशियंसी। अगर डिफिशियंसी की बात करें, ठीक है, अगर हम डिफिशियंसी की बात करें तो डिफिशियंसी में अगर मान लो डिफिशियंसी, अगर इन दोनों की डिफिशियंसी हो गई तो कौन सी डिजीज कॉज होने लगेगी, एनीमिया, एनामिया। कौन सी, एनामिया, एनामिया, ठीक है ना, ये कॉज हो जाती है, ठीक है ना। एनामिया ऐसी जैसी बीमारी कॉज होने लगती है, ठीक है। ये सारी चीजें अगर हम बात कर ले हैं, एनामिया, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। 1 मिनट, एनामिया ऐसी चीज हो जाती है, ठीक है। अगर डिफिशियंसी किसी वजह से हो रही है, अदर न्यूट्रिएंट्स की वजह से, अगर अदर न्यूट्रिएंट्स की अगर डिफिशियंसी हो गई, कौन सी, अदर न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो गई है, तो कौन सी बीमारी कॉज हो जाएगी, एनीमिया, ठीक है ना। और अगर तुमसे बोला जाए आरबीसी मैच्योरेशन में कौन सा पार्टिसिपेट अच्छे, कौन कौन से ऐसे पार्टिसिपेशन है, तो क्या क्या बोलोगे, विटामिन B12 और फोलिक एसिड, ये दोनों क्या करते हैं, कंटेंट करते हैं आरबीसी मैच्योरेशन में, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, आरबीसी मैच्योरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। समझ में आई, ये विटामिन B12 और फोलिक एसिड कंटेंशन आरबीसी मैच्योरेशन, ठीक है। अगर डिफिशियंसी अगर हो गई तो एनीमिया, एनीमिया ऐसी बीमारी हो जाती, खून की कमी भी बोल सकते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं ना, गांव वाले लोग बोलते हैं। अब गांव वाले लोगों को एनीमिया तो पता नहीं है, बोल देते खून की कमी हो गई, ठीक है ना, और भी कुछ नाम लेते, खून कपट हो गया, खून कपट जैसी बीमारी हो गई, ऐसे गांव के विलेज के लोग बोलते हैं, ठीक है ना। मैं भी गांव का हूँ, मैं किससे बोलूँ, मैं थोड़ा शहरी थोड़ी, मैं भी गांव का हूँ, ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ तुमको, ठीक है।
तो इसलिए इसको एनीमिया बोलते हैं। अगर अदर न्यूट्रिएंट्स की अगर डिफिशियंसी हो गई तो एनीमिया हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला पॉइंट बढ़ते हैं हम। ठीक है ना, नीचे लिखने के लिए जगह नहीं है, ऊपर रफ कर लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखें, ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं 8वां 9वां, बच्चों जल्दी बताओ कौन सा पॉइंट था? 9वां, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 2 चैन्स होती हैं, प्रेजेंट इन 2 चैन। हीमोग्लोबिन में कितनी चैन होती हैं? 2 चैन होती हैं, 2 अल्फा की होती हैं, 2 बीटा की होती हैं, यानी कि वो जोड़े में रहती हैं, लेकिन 2 अल्फा की 2 बीटा की रहती हैं। ठीक है ना, प्रेजेंट इन 2 चैन, 2 चैन, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की तो 2 अल्फा यानी कि 2 अल्फा चैन और 2 बीटा चैन, 2 बीटा चैन। ईच अल्फा चैन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? सबसे पहले तो हमको यही चीज बता दो। ठीक है ना, अमीनो एसिड पढ़ने से पहले सबसे पहले मैंने बहुत सारी अभी ब्लड में बता दिया, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। प्रोटीन किससे बनी होती है ये भी बता दो। जैसे हम कोई भी चीज प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो डाइजेस्ट किस फॉर्म में होती है? किस फॉर्म में डाइजेशन होता है प्रोटीन का? कोई बता सकता है? ये प्रोटीन है भाई साहब, एक भाई साहब प्रोटीन है जिनका नाम प्रोटीन है। ठीक है ना, अगर ये किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? अमीनो एसिड से। किससे? अमीनो एसिड से। किससे बनी होती है? अमीनो एसिड से। कुछ लोग बोलते हैं अमाइनो एसिड। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों के बोलने के तरीके होते हैं ना, कुछ लोग अमीनो एसिड, अमीनो एसिड और अमाइनो एसिड, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं। ठीक है, तो मोस्टली प्रोटीन किससे बनी है? अमीनो एसिड से बनी होती है। जो हम प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन पाउडर लेते हैं या कोई भी हम चीज प्रोटीन का, वो किस फॉर्म में? अमीनो एसिड के फॉर्म में डाइजेस्ट होती है। ठीक है ना, सबसे पहले डाइजेशन प्रोटीन का कहां पे चलता है? माउथ में, उसके बाद स्टमक। ठीक है ना, अब डाइजेशन नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं सर्कुलेशन। बोल रहे होंगे सर तो डाइजेशन पढ़ाने लगे, सर सर्कुलेशन पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कैसे सर है? यही दिमाग में चल रहा होगा तुम लोगों के। ठीक है, चलो हम बात करते हैं 2 अल्फा 2 बीटा चैन में। तो ईच अल्फा चैन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? 141 अमीनो एसिड होते हैं। कितने? 141 अमीनो एसिड। ठीक है, और ईच बीटा चैन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? 146 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कितने? 146 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। देखो ईच अल्फा चैन, ये ईच अल्फा चैन में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? 141 अमीनो एसिड, और ईच बीटा चैन में 146 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है ना, इन अमीनो एसिड के वजह से ही हमारी हीमोग्लोबिन की चैन बनती है। ठीक है ना, 2 अल्फा 2 बीटा अमीनो एसिड चैन की वजह से ही हमारी पूरा हीमोग्लोबिन की चैन क्या होती है? पूरी कंप्लीट होती है। ठीक है ना, यहां तक तो पढ़ लिया। चलो आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से, इसी स्पीड से। ओके, इसी स्पीड से आगे बढ़ते हैं। चलो रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी स्पीड से। ठीक है, इसी स्पीड से आगे बढ़ते हैं तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली कौन सा पॉइंट होगा? 10वां पॉइंट होगा। भूल गया तो बता देना। 10वें पॉइंट पे बात करते हैं हम आरबीसी के बारे में। जो आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है, आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है, वो कितनी होती है? 120 डेज। कितनी होती है? 120 डेज। आरबीसी कब तक जिंदा रह सकती है? 120 दिनों तक। कब तक? 120 दिनों तक आरबीसी जिंदा रह सकती है। उसके बाद डिस्ट्रॉय होके कहां पर चली जाती है?
डिस्ट्रॉय होकर कहां पे चली जाती है, डिस्ट्रॉयड इन, कहां पे चली जाती है, स्प्लीन में, स्प्लीन, यहां पे स्प्लीन में चली जाती है, ठीक है ना, स्प्लीन में चली जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्प्लीन में अगर चली गई, अगर ये चीज अगर स्प्लीन में चली गई तो क्या बोलते हैं स्प्लीन को हम, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसको हम किस नाम से दे दिया, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को हमने क्या बोल दिया, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है ना। 120 दिन आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है, जिंदा रहती है, तब तक बहुत सारे काम करती है, ट्रांसपोर्ट गैसेस का बहुत अच्छे से करती है, मेजर फंक्शन भी रोल करती है। उसके बाद जब ये डिस्ट्रॉय हो जाती है 120 दिनों के बाद, तब ये कहां पे चली जाती है, स्प्लीन में। स्प्लीन को क्या बोल देंगे हम, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है ना, क्योंकि आरबीसी स्प्लीन के अंदर ही जाती है डिस्ट्रॉय होने के बाद, और सारी चीजें नहीं जाती हैं, आरबीसी स्प्लीन के अंदर जाती है डिस्ट्रॉय होने के बाद, ठीक है ना। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट 11वां पॉइंट बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं आगे इसी स्पीड से। तो आरबीसी का फंक्शन हो गया, ऑक्सीजन क्या है क्या नहीं है। अब हम पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन में कितना होता है, एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन में जो हीमोग्लोबिन होता है कितना होता है, 14 से 16 ग्राम। कितना होता है, 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है 100 ml ब्लड में, ठीक है ना। कितना होता है, 100 ml ब्लड में पाया जाता है 12 से 16 ग्राम। 12 से 16 ग्राम तब पाया जाता है एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन में, ठीक है ना। एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन में 12 से 16 ग्राम ब्लड, ठीक है। नॉर्मल एडल्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, खली जैसे स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन की बात कर रहे हैं जो 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगर हम मेल्स और फीमेल्स की बात करें तो क्या होगा, अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, 14 से 16 ग्राम, ठीक है ना। और अगर हम इसकी फीमेल्स की बात करें तो 100 ml ब्लड में कितना पाया जाएगा हीमोग्लोबिन, 12 से 14 ग्राम। ये दोनों चीजें होंगी ना, मेल्स और फीमेल्स की बात होगी। 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम, 100 ml ब्लड में 12 से 14 ग्राम, ठीक है ना। अब बोलोगे सर दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है, दोनों में डिफरेंस इसलिए क्योंकि मैंने तो शुरू में भी यही बताया था, ब्लड वॉल्यूम वाले में मैंने भी तुमको यही बताया था, मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू रीजन क्या है, मेंस्ट्रुएशन। फीमेल्स में इसलिए कम होता है कि मेंस्ट्रुएशन, ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन की वजह से ही इनमें क्या होता है, ब्लड लॉस होता है, और ब्लड जब लॉस होता है तो आरबीसी तो ऑलरेडी लॉस होता है, ठीक है ना। ये तो समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये जब यानी कि सीधा बोलो पीरियड टाइम चलते हैं ना, तब उस टाइम पे ब्लड लॉस हो जाए, इसलिए इनमें आरबीसी और ब्लड वॉल्यूम भी कम होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें मीनो से मीनोपॉज तक जब साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैंने ब्लड वॉल्यूम में भी बताया था, मीनोपॉज तक जब तक साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है तब ब्लड लॉस होने लगता है, ठीक है। ये हो गया अब हमारा पॉइंट। अब हम चलो बढ़ते हैं इसी तेजी से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, 12वां पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या है इसमें 12वां पॉइंट, ठीक है। 12वां पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम, ओके, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं। अगर मान लो मैंने बोल दिया आरबीसी ज्यादा हो गई, आरबीसी कम हो गई, ठीक है ना। आरबीसी ज्यादा हो गई, आरबीसी कम हो गई, बोल दे आरबीसी के कंटेंट ही कम हो गया, ऑक्सीजन कंटेंट ही, तो उस टाइम पे क्या होता है, चलो एक बताता हूं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन आरबीसी। इंक्रीज इन
आरबीसी। अगर आरबीसी अगर इंक्रीज हो गई, अगर मान लो हमारे ब्लड में आरबीसी का अमाउंट बढ़ गया, आरबीसी इंक्रीज होने लगी, बढ़ गई हमारे ब्लड में, अमाउंट बढ़ गया, तो उस केस में उस कंडीशन को क्या बोलोगे? पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलोगे? पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया, पॉली का मतलब होता है इंक्रीज होना, साइथेमिया का मतलब होता है आरबीसी से रिलेटेड है। साइथेमिया या जर्मन वर्ड से रिलेटेड, किससे? आरबीसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। पॉलीसाइथेमिया, इंक्रीज इन आरबीसी, ठीक है ना। अगर अगर हम यही कंडीशन अगर नेक्स्ट पॉइंट में रख दें, डिक्रीज इन आरबीसी, डिक्रीज इन आरबीसी, तो इस टर्म को क्या बोलेंगे? एराइथ्रोसाइटोपेनिया। ये वैसे नाम बहुत डिफिकल्ट है ना, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ता है। डॉक्टर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। डिफिकल्ट चीज़ से ही तो डॉक्टर बनोगे, ठीक है ना। यू कैन डू इट, कर सकते हो सर, आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक, पढ़ा सकते हो, मैं बोल रहा हूँ पढ़ सकते हो, पढ़ा सकते हो। डिक्रीज इन आरबीसी, एराइथ्रोसाइटोपेनिया। क्या हो गया? एराइथ्रोसाइटोपेनिया। देखो एराइथ्रो का मतलब ही है आरबीसी, एक मिनट साइटो, हाँ, एराइथ्रो का मतलब हो गया आरबीसी, पेनिया का मतलब होगा कम, ठीक है। एराइथ्रो का मतलब होगा आरबीसी, पेनिया का मतलब क्या हो गया? कम। यानी कि आरबीसी कम हो गई तो एराइथ्रोसाइटोपेनिया जैसा वर्ड्स यूज होने लगता है, ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें एराइथ्रोसाइटोपेनिया जैसी कंडीशन लागू होने लगती है, ठीक है। जब आरबीसी का कम होना, आरबीसी जब कम हो जाती है तब ये केस आता है एराइथ्रोसाइटोपेनिया। हाँ, अभी क्या बताया था? डिक्रीज इन आरबीसी। आरबीसी की क्या है? अगर डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना, अगर आरबीसी कम हो रही है तो ऐसे वर्ड्स को यूज कर देते हैं, एराइथ्रोसाइटोपेनिया। एराइथ्रो आरबीसी, साइटोपेनिया का मतलब होता है कम होना, यानी आरबीसी का कम होना, तो एराइथ्रोसाइटोपेनिया, ठीक है। चलो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट लग देते हैं, 14 पॉइंट अगर यहां से लगे, अगर मान लो दूसरे केस, अगर दूसरा केस लें, अगर मान लो मैंने बोल दिया डिक्रीज इन आरबीसी, और अगर डिक्रीज इन आरबीसी और डिक्रीज क्या हो जाए? ऑक्सीजन लेवल। क्या हो जाए? आरबीसी डिक्रीज है और डिक्रीज क्या हो जाए? ऑक्सीजन लेवल हो जाए कम। डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल, तो उस केस में क्या होता है? अगर आरबीसी भी डिक्रीज हो रही है, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है, सबको पता है, इतना तो सबको इंफॉर्मेशन होता है। अगर आरबीसी अगर डिक्रीज हो गई तो ऑक्सीजन लेवल तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाए, क्योंकि आरबीसी का काम ही होता है कि ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है ना। अगर दोनों अगर डिक्रीज हो गया ऑक्सीजन लेवल, तो हमारी जो ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी होती है तो सफोकेट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या होना जाएगी? सफोकेट, यानी कि दम घुटना स्टार्ट होने लगेगा। हमको क्या होने लगेगा? दम घुटने लगेगा, एकदम अजीब लगने लगेगा, बेचैनी सी, ठीक है ना, ऐसा चीजें होने लगेंगी, ठीक है। जो प्रॉपर जो ऑक्सीजन मिल रही थी मसल्स और सेल्स को, ठीक है ना, जो मसल सेल्स को जो प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही थी, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अगर वो नहीं मिलेगी तो वो अपना काम करना क्या हो जाएंगे? बंद कर देंगी। जब काम करना बंद कर देंगी तो वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगी, ठीक है ना। जैसे ही डिस्ट्रॉय होने लगती है, वैसे हमारी बॉडी तुरंत किडनी को क्या करती है? तुरंत किडनी को क्या करती है? तुरंत सीधा स्टार्ट में क्या करती है? तुरंत किडनी को मैसेज भेजती है। मैसेज क्या भेजती है? चलो ये बात कर लेते हैं अब। तुरंत किडनी को मैसेज भेजती है। किडनी को मैसेज भेजती है। किडनी को क्या मैसेज भेजती है? कि भैया ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा है बॉडी में। बॉडी में अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो भैया बॉडी सफोकेट कर जाएगी, ठीक है ना, दम घुटने लगेगा, इंसान मर जाएगा, मर हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए तुरंत किडनी को भैया
वो बॉडी तुरंत किडनी को एसएमएस भेजती है, यानी कि मैसेज भेजती है, ठीक है, तुरंत मैसेज भेजती है, वैसे ही किडनी सिक्रीट करती है, यानी कि रिलीज करती है, तुरंत किडनी रिलीज करती है एक हार्मोन्स को। कौन से हार्मोन्स को रिलीज करती है किडनी? एराइथ्रोपोएटिन, 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 एक मिनट जस्ट कोई बात नहीं, हाँ, एराइथ्रोपोएटिन, एक मिनट, एराइथ्रोपोएटिन, ठीक है, एराइथ्रोपोएटिन, एराइथ्रोपोएटिन, हाँ, एराइथ्रोपोएटिन जैसे हार्मोन्स को रिलीज करती है। जैसे ही एराइथ्रोपोएटिन ब्लड में रिलीज होता है, किडनी तुरंत ब्लड में अगर रिलीज करती है हार्मोन्स को, एराइथ्रोपोएटिन को, जैसे एराइथ्रोपोएटिन किसको मतलब कि टारगेट करता है? बोन मैरो को, बोन मैरो को तुरंत टारगेट कर लेता है। किसको टारगेट कर लेता है? बोन मैरो को, तुरंत बोन मैरो को टारगेट करते। बोन मैरो कहां पे होता है? लॉन्ग बोन्स में। कहां पे होता है? लॉन्ग बोन्स में। बोन मैरो कहां पे होता है? लॉन्ग बोन्स में। और बोन मैरो में क्या पाई जाती हैं? स्टेम सेल्स। क्या पाई जाती हैं? स्टेम सेल्स, ठीक है। ये सारी चीज हो गई, ठीक है। तुरंत बोन मैरो को टारगेट करता है। बोन मैरो से बोलता है भैया आरबीसी ब्लड में कम हो चुकी हैं, ठीक है, आरबीसी ब्लड में कम हो चुकी है, ऑक्सीजन का लेवल भी ब्लड में कम हो गया है, बॉडी सफोकेट कर रही है, दम घुट रहा है, इसलिए बोन मैरो तुरंत आरबीसी का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है? आरबीसी का तुरंत फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। जैसे ही आरबीसी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही ऑक्सीजन का लेवल सही हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वैसे हमारी ऑक्सीजन प्रॉपर ट्रांसपोर्ट होने लगती है और मसल्स और सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलने लगती है, ठीक है ना। ये बोन मैरो पे जैसे ही बोन मैरो आरबीसी का फॉर्मेशन करेगा, वैसे ही जो आरबीसी होती हैं ब्लड में बढ़ने लगेंगी, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। उसके बाद तो आप समझदार हैं, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन बढ़ा तो प्रॉपर सबको ऑक्सीजन मिलने लगेंगी, तो वर्क करना फिर से स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। अब उसके बाद एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है उसके बाद, ठीक है। अभी मैंने बोला था फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। अगर जो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, तो इस टर्म को क्या बोलते हैं? एराइथ्रोपोएसिस। क्या बोलते हैं? एराइथ्रोपोएसिस। क्या बोलते हैं? एराइथ्रोपोएसिस। एराइथ्रोपोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी का फॉर्मेशन होना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? एराइथ्रोपोएसिस। क्या बोलते हैं? एराइथ्रोपोएसिस बोलते हैं। इस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? एराइथ्रोपोएसिस। इस कंडीशन में आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा था। इस कंडीशन में, किस कंडीशन में? एराइथ्रोपोएटिन बोन मैरो को तुरंत टारगेट कर रहा था। बोन मैरो को जैसे ही पता चलता है, वैसे ही आरबीसी को फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। इसी फॉर्मेशन, आरबीसी के फॉर्मेशन को ही, या जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, तब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एराइथ्रोपोएसिस। क्या बोलते हैं? एराइथ्रोपोएसिस, ठीक है। अब हमारा देखो, अब हमारा आरबीसी तो पूरा समाप्त हो चुका है, ठीक है ना।